गिरते बाजार में क्या करें? क्या हम भी एफआईआई की तरह माल बेच दें? क्या हम भी अपनी पोर्टफोलियो खाली करके घर पे बैठ जाएं? कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते समय, खास तौर पे ऐसी सिचुएशन में? वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को स्किप किए बिना देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉक्स के एग्जाम्पल्स के साथ ही साथ 5 ऐसे फैक्टर्स सीखने को मिलेंगे जिसका के इस्तेमाल करते हुए हमें खास तौर पे स्टॉक मार्केट गिरावट की जैसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और सीखने के लिए कुछ नया सीखिए और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए यहाँ पे पहले एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप ध्यान दीजिए, तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, इस कंपनी का स्टॉक प्राइस करीब करीब 400 रुपए के आसपास था। करंटली यहाँ पे गिर के 232 रुपए के आसपास हो चुका है। अगर मैं इसको एवरेज कर दूं, राउंड ऑफ कर दूं, मान लेता हूं कि 200 के आसपास हो चुका है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए कितना फिट बैठता है हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में। स्टॉक फॉल्स फ्रॉम 400 टू 200, कितना फॉल हुआ? 50% का फॉल हुआ, राइट। लेकिन अगर कोई 200 पे अब इसको खरीद ले, यहाँ से 400 पे चला जाए, तो कितना एप्रिसिएशन होगा? वो 100% एप्रिसिएशन होगा। ये बात हमें साइकोलॉजिकली अपने मन में बिठा के रखनी होगी, तभी हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर हमें गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जांपल से बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। हमारे जो इन्वेस्टर हैं विजय केडिया जी का नेटवर्थ 506 करोड़ के आसपास था यहाँ पे 2017 में। 2017 के बाद से इनकी पोर्टफोलियो में गिरावट हुई और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो ये पोर्टफोलियो नेटवर्थ जो है करीब करीब 229 करोड़ के आसपास आ चुका था मार्च 2020 में। करंटली अगर हम देखें तो 14% की गिरावट के बावजूद करंटली इनका पोर्टफोलियो 1600 करोड़ रुपए के आसपास स्टैंड कर रहा है। तो इससे हमें एक बात सीखने को मिलती है कि स्टॉक मार्केट गिरावट की सिचुएशन में हमें बने रहना चाहिए, खास तौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, तभी हम ऐसे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली सीख हमें ये मिलती है कि रिगार्डलेस मार्केट सिचुएशन हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बने रहना चाहिए, फोकस करना चाहिए ग्रोथ और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पर। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। अगेन ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है, इस एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हमें कब बाइंग करनी होती है स्टॉक मार्केट में। अब ध्यान दीजिए, तो हमारा जो स्टॉक मार्केट है करंटली एक्सट्रीम फियर जोन में है। फियर जोन और एक्सट्रीम फियर जोन दो जोन्स होते हैं जब मार्केट में हैवी सेलिंग हो रही होती है, मार्केट गिरावट की तरफ जा रहा होता है। ग्रीड जोन और एक्सट्रीम ग्रीड जोन वो होती है सिचुएशन जब मार्केट हाई बना रहा होता है, हायर हाई बना रहा होता है, तब एक्सट्रीम ग्रीड होती है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बाई कर रहे होते हैं फोमो के तहत, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें ये लगता है कहीं ट्रेन छूट ना जाए, और हम यहाँ पे सेल कर रहे होते हैं पैनिक के तहत, यानी कि हमें ये लगता है कि कहीं और बड़ा लॉस ना हो जाए। बस यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, जो कि हमें नहीं करना है। करना हमें उल्टा है, यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो सेल करना है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बने रहना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, जो कि है बाई ऑन डिप्स। हमें से कई लोग बाई ऑन डिप्स को गलत तरीके से समझ लेते हैं, जिसकी वजह से हमें एक एवरेज बाइंग प्राइस जो मिलनी होती है वो नहीं मिल पाती। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, निफ्टी 50 के एग्जांपल से। निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई यहाँ पे कहीं हिट किया था, उसके बाद देखिए ये लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बनाने लग गया। अब लोअर हाई लोअर लो जहां पे हमें देखने को मिलने लगे, हमें समझ लेना चाहिए मार्केट बियरिश मोड में है। ऐसे में हमें लोअर लो को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसे पॉइंट्स पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब लोअर लोज कितने हो सकते हैं, कहां तक जा सकता है, इसका सटीक अनुमान लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल चार्ट से हम यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट जोन कहाँ पे हो सकते हैं, और उन सपोर्ट जोन्स को ब्रेक करता है तो फर्दर कहां तक जा सकता है। तो यहाँ पे सपोर्ट जोन था 23,300 के आसपास, उसको एक बार इन्होंने रिटेस्ट किया था, उसके बाद यहाँ से रिवर्जन हुआ, लेकिन फिर से यहाँ पे आने के बाद इसको अब ब्रेक कर दिया है। तो अगर इसको ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता है बजट के बाद, तो यहाँ पे सीधे सीधे सिचुएशन ये बनती है कि 22,000 तक भी निफ्टी 50 जा सकता है। तो यहाँ पे सिंपल हमारी बाई ऑन डिप स्ट्रैटेजी क्या हो जाती है,
एक तो करंट सिचुएशन पर, एक यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई, लोअर लोज पर एक यहाँ पे हो सकती है अगर मार्केट नीचे आया तो। अगर नहीं आया तो हमने विजय केडिया जी की पोर्टफोलियो देखी, राइट। उनका पोर्टफोलियो देखने का मतलब ये है कि हमने उनका ग्राफ देखा, तो ग्राफ में गिरावट होती है लेकिन गिरावट के बाद हमें एक नया हाई देखने को मिलता है। इस बात का ध्यान देके हमें चलना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक का एग्जांपल देख लीजिए आप। यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पे लो बनाया, फिर से एक छोटा सा यहाँ पे रिवर्जन हुआ, फिर से उसी लो के आसपास लो बनाया और उसी के आसपास यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है कई दिनों से, कई हफ्तों से। अब क्या ऐसी सिचुएशन में बाइंग बनती है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। खासतौर पे इस पूरे डिस्कशन के बाद आपको यहाँ पे बातें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। सो बाई ऑन डिप के तहत हमारी स्ट्रैटेजी सिंपल सी होनी चाहिए। या तो निफ्टी 50 में किसी दिन 1.5% या उससे ज़्यादा की गिरावट हो गई तो बाइंग बनती है, या जिस स्टॉक को हम वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं उसमें एक लोअर लो का फॉर्मेशन हो गया तो वहां पर ए बाइंग बन सकती है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे आते हैं FIIs DIIs के आंकड़े के ऊपर। अब देखिए FIIs बेच रहे हैं, हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था FIIs बेच रहे हैं, क्या हमें भी बेचना चाहिए? सिंपल सी बात है, विजय केडिया जी का हमने एग्जाम्पल लिया, वहां से क्लियर बातें हो जाती हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऐसी गिरावटें हमारे लिए मायने नहीं रखनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो 74,000 करोड़ के आसपास ऑलरेडी इस महीने में FII सेल कर चुके हैं, नेट सेल्स उनकी हो चुकी है, लेकिन हमारे DII 74,000 करोड़ के आसपास नेट बाइंग कर चुके हैं। तो हमारे DIIs बाई कर रहे हैं, कोई ना कोई तो बाई कर रहा है, कोई तो पैसा मार्केट में डाल रहा है। मार्केट में गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि सेंटिमेंट्स यहाँ पे नेगेटिव बन रहे हैं, ज़्यादा सेलिंग हो रही है कंपेयर टू बाइंग। इस बात का हमें ध्यान देके चलना चाहिए। कभी भी यहाँ पे बायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं FIIs, और जिस दिन बायर्स में कन्वर्ट हो गए 1-2 हफ्तों की बात है, मार्केट यहाँ पे एक अच्छा रिवर्जन दिखा सकता है। इस बात का हमें ध्यान देके चलना चाहिए, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पर हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स ध्यान नहीं दे पाते वो ये होता है कि हमें जो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारे पास है वो हम एक ही रखते हैं। जनरली अगर हमारे पास 2 होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट में गिरावट हो भी रही है और हमारा एक काम नहीं कर रहा है उस सर्टेन डे पे, तो हम दूसरे वाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 डीमैट अकाउंट को सिंपल एक लैंग्वेज में कंपेयर करते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए डीमैट अकाउंट ओपन करते समय, ठीक। डीमैट अकाउंट ओपन करते समय हम जनरली देखते हैं कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या हैं। आजकल हर कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं ले रहा है। और दूसरा हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना चाहिए कि उसका AMC क्या है, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस क्या है। तो यहाँ पे शून्य बाई फिनवेजिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, और बाकी आप जो भी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कोई भी चार्जेस यहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। अब बात आती है कि कुछ ना कुछ तो चार्ज होंगे, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल सा ब्रोकरेज कैलकुलेट करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये कितना चार्जेस लेते हैं। तो मान लीजिए इंट्राडे हम कर रहे हैं, इंट्राडे में 1000 पर बाइंग की है, 1040 पे सेलिंग की गई है, 500 क्वांटिटी यहाँ पे हमने ली है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आप देखिए जो टर्नओवर है यहाँ पे वो 10,20,000 के आसपास है। ब्रोकरेज यहाँ पे 10 रुपए का, यानी कि बाइंग साइड पे ये 5 रुपए का ब्रोकरेज ले रहे हैं, सेलिंग साइड पे ये 5 रुपए का। टोटल यहाँ पे ब्रोकरेज इनका निकल के आता है 10 रुपए, लेकिन टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेड 178 रुपए का निकल के आ रहा है। अब कॉस्ट ऑफ ट्रेड में क्या है, जो भी सेवी चार्जेस लेती है या गवर्नमेंट GST के फॉर्म में चार्जेस लेती है वो सब है यहाँ पे। STT चार्जेस हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो GST है और सेवी फीस है। टोटल कॉस्ट टू ट्रेड 178 निकल के आ रहा है, ठीक। अब पॉइंट्स टू ब्रेक इवन यहाँ पे 0.36 है। इस पे हम आएंगे वापस कि पॉइंट्स टू ब्रेक इवन यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम FNO की बात करें, सेम क्वांटिटी सेम बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, तो टर्नओवर सेम रहेगा, यहाँ पे ब्रोकरेज सेम रहेगा। STT चार्जेस यहाँ पे देखिए 104 रुपए के हो जाते हैं और टोटल कॉस्ट टू ट्रेड यहाँ पे 137 रुपए 83 पैसे का हो जाता है। पॉइंट्स टू ब्रेक इवन यहाँ पे 0.28 का है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं हम जीरोधा के साथ। तो इंट्राडे में आप देखिए सेम क्वांटिटी सेम बाइंग सेलिंग प्राइस, यहाँ पे ब्रोकरेज सीधे सीधे 40 रुपए का लग जाता है, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए
तो पॉइंट्स टू ब्रेक इवन 0.46 का है। पॉइंट्स टू ब्रेक इवन क्या होता है? बेसिकली अगर हमें कोई लॉस या कोई गेन नहीं हो रहा है तो जिस प्राइस पे हमने उसको बाई कर रखा है उस प्राइस पे पहुंचने के लिए कितने पॉइंट्स उसे चाहिए होंगे, वो पॉइंट्स टू ब्रेक इवन होता है। तो यहाँ पे पॉइंट्स टू ब्रेक इवन 0.46 है। अगर हम ध्यान देंगे पॉइंट्स टू ब्रेक इवन हमारे शून्य बाई फिनवेजिया का, तो यहाँ पे शून्य बाई फिनवेजिया का 0.36 है इंट्राडे में और 0.28 है यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। वहीं पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए पॉइंट्स टू ब्रेक इवन 0.37 है फ्यूचर्स में जीरोधा का और 2.02 है यहाँ पे ऑप्शंस का जीरोधा में। यहाँ पे ब्रोकरेज 40 रुपए लग रहा है, यानी कि ब्रोकरेज जो है जीरोधा में 20 रुपए पर ऑर्डर लग रहा है। अब ये 0.03 होता है एक्चुअली 0.03% या 20 रुपीज जो भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे सिंस ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो ब्रोकरेज 20 रुपए का लग रहा है, वहीं पे शून्य बाई फिनवेजिया में केवल 5 रुपए का ब्रोकरेज लग रहा है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि बेसिकली मार्केट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या जब भी हम ट्रेड कर रहे हो तो हमारे पास एक बैकअप अकाउंट होना चाहिए, और बैकअप अकाउंट अगर हमारे पास है तो हम कुछ सर्टेन सिचुएशंस में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनकी लिंक हमने डिटेल में दे दिया, आप वहां से इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और चाहे तो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसका कि हमें ध्यान रखना चाहिए खासतौर पे ऐसी मार्केट सिचुएशन में, वो ये है कि हमारे पास कैश रहना चाहिए। कैश इज किंग। कैश हमारे पास अगर है सरप्लस क्वांटिटी में तो ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्टॉक जैसा कि हमने देखा 100 रुपए का ट्रेड कर रहा है और अगर वो चला जाता है 60 रुपए का, 50 रुपए का, 55 रुपए का या 50 रुपए का, जिसमें कि सीधे सीधे 45-50% तक गिरावट हो जाती है, और अगर हमें लगता है कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, ग्रोथ कंपनी है, तो ऐसे में हमारे पास कैश अगर नहीं है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी सामने होते हुए भी हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो अपॉर्चुनिटी जब आती है ऐसे मौके के लिए हमारे पास कैश रहना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ हमें अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जनरली हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एक डाइवर्सिफिकेशन का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन जब हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हमारे पास ETF का भी ऑप्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक ETF लेते हैं, ये जो ITBs है, ये ITBs जो है IT स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाली एक सर्टेन ETF है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में डिटेल में हमने वीडियोस बना रखी है, आप वहां से देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि ETF होते क्या है और कैसे हम ETF का इस्तेमाल करते हैं अपने ओवरऑल इन्वेस्टिंग में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक दिन के कैंडल पर आपको इसमें गिरावट देखने को मिल रही, तो हमें देखना होगा कि IT कंपनियों में कैसी गिरावट हुई है खासतौर पे पिछले 1-1.5 महीने में। अब ऐसे में क्या होता है कि इनमें अगर किसी दिन 1.5-2% से ज़्यादा गिरावट हो गई तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे लाती है इन्वेस्टिंग की ETFs, ताकि हम अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सके। ठीक, यहाँ पे सर्टेन एग्जांपल्स लेने पड़ते हैं, नाम लेने पड़ते हैं, सेबी को समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि भाई नाम नहीं लेंगे तो हम सिखाएंगे कैसे। यहाँ पे किसी तरह का अगेन टिप्स नहीं दे रहे हैं, रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप इसको ही बाई करिए। आपके पास बहुत सारे ETFs के ऑप्शंस हैं जिनमें कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन एग्जांपल्स के जरिए पॉइंटर्स देने की कोशिश होती है ताकि आप भी सीखें स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इस सर्टेन एग्जांपल के साथ आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो हम कहते हैं वो होता क्या है। देखिए अब यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये एटलीस्ट 15% से ऊपर रहना चाहिए। कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, पेट्रोस की स्कोर एटलीस्ट 5 होना चाहिए। यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो और PG रेशियो हम देखते हैं कंपनी की फिगर आउट करने के लिए कि वेदर वो अंडर वैल्यूड है या नहीं। 1 से कम PG रेशियो और 15-20 से कम जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो वो अंडर वैल्यूड कहलाता है। ठीक, अब इसको देख के आप जज कर सकते हैं कि कैसी कंपनियां आपकी पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। जस्ट फॉर रेफरेंस आपको बता दूं, ये स्क्रीनर की वेबसाइट है जहां से आप भी सीख सकते हैं कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस हम करते हैं। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये कंपनी कर क्या रही है, बिजनेस सेगमेंट क्या है, क्या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, इसकी भी स्टडी हमें करनी आनी चाहिए। तो ये जो एग्जांपल है ये है ग्रेविटा का।
आप लोग स्टडी करके बताइए कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है किस बिजनेस सेगमेंट से बिलोंग करती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। शेयर होल्डिंग आप देखिए तो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग मार्च 2024 में 67% थी, 22% यहाँ पे पब्लिक थे और यहाँ पे करीब करीब 12% के आसपास इंस्टीट्यूशंस थे, यानी कि DIIs म्यूचुअल फंड्स और FIIs थे। अब दिसंबर 2024 में देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स तो कम कर रहे हैं अपनी होल्डिंग, लेकिन हमारे म्यूचुअल फंड्स, DIIs, FIIs ये होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑल इन ऑल इन पांचों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर चाहे मार्केट में गिरावट हो रही हो, मार्केट ऑल टाइम हाई ही क्यों ना बना रहा हो, हमें पैनिक या फोमो नहीं आएगा। तो आई थिंक यहाँ से क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट की करंट सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।